और सर इसीलिए अब क्या किया, अब हम लोगों ने शुरू किया है संविधान का ऐतिहासिक विकास, या फिर दोस्तों हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान का ऐतिहासिक विकास। अब दोस्तों इसी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां जो हैं वे दुनिया भर में दोस्तों व्यापार के लिए आगे बढ़ती हैं और मुनाफा कमाती हैं। और इसी क्रम में दोस्तों बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां जो हैं वे भारत भी आती हैं। मैंने आपसे कहा था जिसमें पुर्तगाल भी है, उसमें डच भी हैं, उसमें दोस्तों फ्रांस भी आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी दोस्तों, ये भी भारत में आती है। तो इनिशियली शुरुआती दौर में तो ये भारत पर दोस्तों व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन आगे चलकर समय के साथ इन्होंने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। अब हम इसी की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। मैंने आपसे कहा था कि अभी थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि आप इतिहास वाले फेस को साथ लेकर चल रहे हैं, हिस्ट्री वाले फेस को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में से पॉलिटिक्स निकाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास अगली क्लास हो सकता है आपको लगेगी तो इतिहास चल रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से हमारा जो पॉलिटिक्स सेक्शन है वही निकाल रहे हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, तो आप सभी छात्रों को बहुत सारा गुड मॉर्निंग, बहुत सारा प्रेम स्नेह दोस्तों मेरी ओर से, है ना। और सर जब पढ़ाते हैं पढ़ो यार आप लोग, मैं कह रहा हूं कि आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं आपसे कोई नहीं होगा आपसे बेस्ट, बस पढ़ो। अभी पॉलिटिक्स होने में दोस्तों यकीन मानिए आप लोग को टाइम लगेगा जी, अभी तो आप लोग इतिहास में चल रहे हैं। मतलब अभी तो ये मानिए कि आप पॉलिटिक्स कहां पढ़े हैं, अभी तो आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों। जब पॉलिटिक्स पढ़िएगा तब दोस्तों समझ आएगा। और कोशिश कर रहा हूं कि आपको अभी भी तनाव ना आए, परेशानी ना आए इस इतिहास वाले सेक्शन में भी, लेकिन निश्चित रूप से आप यहां पर भी अच्छे से करेंगे दोस्तों। आपकी राइटिंग समझ नहीं आती दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप मुझे इन राइटिंग से बड़े परेशान हैं दोस्तों, और आप ही नहीं दोस्तों, मैं भी परेशान हूं। और आप आज बोल रहे हैं, मुझे तो दोस्तों आज लगभग 1000 से ऊपर बैच हो चुके हैं। सोचो मैंने कितना फेस किया होगा। मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों इस राइटिंग के लिए, मैंने इवन कर्सिव राइटिंग कोर्स भी करना शुरू कर दिया कि मैं हो सकता है राइटिंग सुधार लूं। आज 11 साल के दोस्तों हो चुके हैं ये पढ़ाते मुझे, लेकिन यकीन मानिए मैं इस राइटिंग का जो आपको लगता है कि ऐसी राइटिंग है, मैं इसका प्रभाव आप नहीं पढ़ दूंगा। इसलिए दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं 3 से 4 बार किसी चीज को रिपीट करता हूं। ये बात शायद आपने ऑब्जर्व करी होगी कि मैं किसी बात को 3 से 4 बार रिपीट करता हूं ताकि आपके लिए वो कंपनसेट कर सकूं जो आपको राइटिंग की वजह से दिक्कत हुई है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं यही कर सकता हूं आपके लिए, लेकिन हाँ ये है दोस्तों कि मैं उसको 3 से 4 बार बोलकर करता है। 1605 में ये भारत आती है, भारत के आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम में, और आप थोड़ा धैर्य रखेंगे क्लास में, यकीनन मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। दिस इज नॉट माय कमिटमेंट, ये मेरा वादा नहीं है, ये आपके बैच की शालीनता पर डिपेंड करता है। ये आपके बैच की आती है इसी उद्देश्य से फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी आती है दोस्तों, और दोस्तों इसी क्रम में आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसने उन सभी कंपनियों को पराजित किया, उन सभी कंपनियों की शक्तियों को सीमित भी किया। एक को सीमित किया वेदरा से, एक दोस्तों फ्रांस को सीमित किया था कर्नाटक से, या फिर कार्नेटिक वॉर से, मैं बताया होगा आप लोगों को। और दोस्तों इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल पर नियंत्रण किया। और मैंने आपको बताया था कि बंगाल पर नियंत्रण करने का उद्देश्य था कि बंगाल सबसे एक तरीके से वेल्दी प्रोविंस था, जिसके पास काफी संपत्ति थी, संपदा वाला प्रोविंस था दोस्तों। आज भी आप देखिए मिनरल्स काफी ज्यादा है उस क्षेत्र में, हम बात करें उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। इसके अलावा नदियों की पर्याप्त है, अच्छे जल की पर्याप्त है, उर्वर भूमि है दोस्तों, फर्टाइल लैंड है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों वहां पर कोस्टल एरिया है जो व्यापार के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। और इसलिए आप देखिए जहां पर कोस्टल एरिया से वहां पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, चाहे ईस्ट, चाहे आपका ईस्ट का कोस्ट हो, चाहे वेस्ट का कोस्ट, आप देखिए वहां पर व्यापार ज्यादा हुआ है और होता है। तो दोस्तों इन सब कारणों से इन्होंने बंगाल को टारगेट किया। और बंगाल पर दोस्तों नियंत्रण कैसे किया जाएगा तो थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया होगा कि बंगाल बंगाल जो है दोस्तों, बंगाल दिल्ली का केंद्र था, दिल्ली जो उसमें शासक हुआ करता था औरंगजेब। मैंने आपसे कहा था कि उसका जो पोता था अजीमुशान, उसे बनाया गया था ये जो बंगाल है यहाँ का सूबेदार दोस्तों। लेकिन दोस्तों औरंगजेब के काल तक तो ऐसा चलता रहा कि बंगाल का जो फौजदारी मामले है, जो क्रिमिनल मामले है, या जो भी राजनीतिक मामले हैं दोस्तों, वो सारे तो कौन देखता था दोस्तों, वो सारे देखता था सूबेदार। वो सारे कौन देखता था, सूबेदार देखता था दोस्तों, जो अजीमुशान था, जो कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक तरीके से कौन है ये दोस्तों, औरंगजेब का पोता है, मतलब शाही रखता है, शाही खून है। तो शाही खून है दोस्तों, ये दिक्कत कहां रहा करता था, ये था तो बंगाल का सूबेदार, लेकिन ये रहा करता था दिल्ली दरबार में ही। अब दोस्तों आप राजा हैं, आपका पोता है, तो ऑब्वियसली बात आपके आसपास ही रहेगा। आप बेशक आपने उसको कहीं और कुछ बना रखा है, लेकिन रहेगा तो घर के अंदर ही। दोस्तों ऐसे जो ये अजीमुशान साहब थे, ये रहा करते थे दिल्ली दरबार में, लेकिन हाँ ये बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे। और दोस्तों बंगाल का जो दीवान था दोस्तों, दीवान हुआ करते थे इस समय के मुर्शिद कुली खान दोस्तों। कौन थे तो मुर्शिद कुली खान थे। मुर्शिद कुली खान जो दोस्तों राजस्व संबंधित मामले देखा करते थे, मतलब रेवेन्यू के मामले थे, पैसा कैसे आना है, क्या टैक्स क्या नहीं दोस्तों, वित्त संबंधित मामले जो है, या दीवानी को आप लोग बोलते सिविल मामले, इनको देखते थे कौन, इनको देखते थे आपके मुर्शिद कुली खान साहब। ये स्ट्रक्चर था किसका, ये स्ट्रक्चर था बंगाल के प्रशासन का औरंगजेब के काल तक। जब औरंगजेब जिंदा था तब दोस्तों बंगाल का ये प्रशासन का स्ट्रक्चर था। ये सूबेदार हुआ करता था, एक दीवान हुआ करता था। सूबेदार जो है दोस्तों वो राजनीतिक और जो भी सैन्य मामले हैं उनकी बात करता था, वो देखता था, और दीवान दोस्तों वो देखा करता था आपके दीवानी मामलों को। लेकिन दोस्तों मैंने आगे बताया होगा आप लोगों को कि फर्रुखिया राजा बनता है, औरंगजेब के बाद उसका बेटा मोहम्मद मुअज्जम बनता है, और मोहम्मद मुअज्जम की मृत्यु के पश्चात उसके 4 बेटे, जिसमें एक ये भी था अजीमुशान, रफीउशान, जहांदार शाह और जहां शाह। ये 4 जो है, इनमें से जो जहांदार शाह है वो राजा बनता है, और दोस्तों उसको मारता है इस अजीमुशान का बेटा, ये मैंने आपको बताया होगा, और इसके बेटे का नाम था फर्रुखिया दोस्तों। तो जब फर्रुखिया राजा बनता है, जब फर्रुखिया सम्राट बनता है दिल्ली का, तो वो क्या करता है, वो पूरा मामला जो है दोस्तों बंगाल का, ये पूरा का पूरा मामला सौंप देता है मुर्शिद कुली खान को कि भैया तू ही सूबेदार है, और तू ही क्या है, तू ही सूबेदार और तू ही जो है वो दीवान है। मतलब पूरा का पूरा दोस्तों बंगाल का जो क्षेत्र है वो सौंप दिया गया एक ऐसे व्यक्ति को, इसे सूबेदार और दीवान दोनों बना दिया गया। मतलब सारी पावर जो बंगाल की दे दी गई मुर्शिद कुली खान दोस्तों। अब सारी पावर मिलेगी तो भाई ख्याल पाएगा इसको भी कि क्यों ना मैं भी अपना साम्राज्य स्थापित करूं, क्यों ना मैं भी अपना एक तरीके से पूरा साम्राज्य खड़ा कर दूं। और दोस्तों इसी उद्देश्य से मुर्शिद कुली खान को जैसे ही बंगाल का सर्वे सर्वा बनाया गया, मुर्शिद कुली खान ने दोस्तों क्या किया, अपने आप को यानी कि बंगाल को दिल्ली से काटना शुरू कर दिया, दिल्ली से अलग करना शुरू कर दिया। और दोस्तों इसने इसका अगर हम बात करें काल की तो 1700 से लेकर 1727 तक इसने रूल किया। और ये वो व्यक्ति दोस्तों जिसने बंगाल को दिल्ली से काट दिया, और इसने ढाका, पहले दोस्तों राजधानी बंगाल की हुआ करती थी ढाका, जो आज आपके बांग्लादेश की राजधानी है, वही दोस्तों राजधानी हुआ करती थी बंगाल की। लेकिन इस व्यक्ति ने मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी बदलकर क्या किया, मुर्शिदाबाद किया दोस्तों। तो इस व्यक्ति ने ढाका से बदलकर अपनी राजधानी किया दोस्तों, क्या अपनी राजधानी किया मुर्शिदाबाद, और दोस्तों दिल्ली से को काट दिया। और ये वो व्यक्ति दोस्तों जिसने बंगाल में नवाबों का प्रथा शुरू किया। किसका प्रथा शुरू किया दोस्तों, नवाबी चलन शुरू किया। और पहला नवाब कौन बना बंगाल का दोस्तों, मुर्शिद कुली खान था। पहला नवाब कौन है, मुर्शिद कुली खान है, और मुर्शिद कुली खान वो व्यक्ति है जिसने बंगाल पे नवाबी चलन शुरू किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बंगाल का प्रशासन औरंगजेब का कैसा था, और मुर्शिद कुली खान ने फर्रुखिया जो उसने क्या किया, उसने बंगाल की सारी पावर जो है वो मुर्शिद कुली खान को दे दी। और मुर्शिद कुली खान ने इस पावर का प्रयोग करके क्या किया, बंगाल को दिल्ली से काट दिया और नवाबी चलन शुरू किया बंगाल में दोस्तों, और ढाका से राजधानी शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद में। इसके बाद दोस्तों कुछ समय के लिए इसकी मृत्यु के पश्चात, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात इसका दामाद था दोस्तों, जिसका नाम था सुजाउद्दीन, जिसका नाम दोस्तों सुजाउद्दीन दोस्तों कुछ समय के लिए बनता है यहाँ का सम्राट, यहाँ का दोस्तों राजा, और उसका काल था 1728 से लेकर और 1739 तक दोस्तों। इसके बाद सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज दोस्तों, सरफराज आता है, वो भी 1 साल के लिए राजा बनता है, नवाब बनता है, मतलब सरफराज जो है दोस्तों ये बनता है 1739 से 1740 तक। अभी कुछ खास इनका योगदान दोस्तों रहा नहीं इसमें। लेकिन दोस्तों सरफराज जो कि सुजाउद्दीन का बेटा था, और सुजाउद्दीन जो कि मुर्शिद कुली खान का दामाद था दोस्तों, इस सरफराज को एक व्यक्ति चैलेंज करता है युद्ध के लिए कि अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना, बंगाल की गद्दी पर बैठे रहना है तो तुझे मुझसे युद्ध करना चाहिए।
और दोस्तों इसने मतलब क्या किया, इसने मतलब का युद्ध उसके साथ में ले लिया। और उस व्यक्ति का नाम दोस्तों अली वर्दी खान। क्या नाम था दोस्तों? उस व्यक्ति का नाम था अली वर्दी खान, जिसने इसको चुनौती दी थी। अली वर्दी खान ने दोस्तों सरफराज को चुनौती दी और सरफराज और अली वर्दी खान की दोस्तों युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है घेरिया युद्ध। इन सबको ध्यान से लिखते रहिएगा दोस्तों कॉपी पर, पूरी कहानी नहीं लिखनी आप लोगों ने, पूरी कहानी सिर्फ बोर्ड पर जो शब्द लिखे हैं वही सब लिखने हैं दोस्तों। तो सरफराज और अगर हम बात करें अली वर्दी खान की होता है घेरिया दोस्तों, और ये होता है 1740 में। क्यों हुआ था? तो सत्ता के लिए हुआ था। अली वर्दी खान ने चैलेंज किया किसको? अली वर्दी खान ने चैलेंज किया सरफराज को, और सरफराज और दोस्तों अली वर्दी खान की युद्ध हुआ कौन सा? घेरिया युद्ध जो होता है 1740 में, और इस दोस्तों अली वर्दी खान सरफराज को हरा देता है। और फिर अगला नवाब बनता है कौन? अली वर्दी खान दोस्तों। अगला बंगाल नवाब बनता है अली वर्दी खान, जो चलने वाला है आपका 1740 से लेकर और 1756 तक दोस्तों। काफी बड़ा कार्यकाल था इस अली वर्दी खान का। और दोस्तों अली वर्दी खान ऐसा व्यक्ति था जिसने लीगल रास्ता भी अपनाया था। लीगल रास्ते का मतलब यह है कि मैं नवाब हूं, इसका सत्यापन मुगल सम्राट करे, और ये जरूरी है, इसलिए उसने क्या किया, इसने इस समय के जो मुगल सम्राट थे, जब अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना दोस्तों, तो उस समय मुगल सम्राट हुआ करते थे, हम सबके चाहिए थे दोस्तों, हम सबके फेवरेट नाम था उनका मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों। इतिहास के बताएंगे आपको उनके रंगीले पंजे जो भी कारनामे हैं, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो शासक है इस समय वो कौन है, तो वो है मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों। तो अली वर्दी खान ने मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ के करीब पैसे दिए इस बात के लिए कि आप मुझे बंगाल का नवाब घोषित करें, ऑफिशियली आप मुझे घोषित करें। और दोस्तों उसके द्वारा मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। ये वो व्यक्ति था जिसने 2 करोड़ रुपए रिश्वत दी और नवाबी ग्रहण की बंगाल की। लेकिन इसके बाद दोस्तों बंगाल से दिल्ली को जाने वाला जो राजस्व था दोस्तों, पैसे देते रहे लोग सम्राट को, इसने क्या किया दोस्तों, इसने बंगाल से दिल्ली जाने वाले पैसे को रोक दिया, बंगाल से दिल्ली जाने वाले राजस्व को इसने समाप्त कर दिया। और ये वो सम्राट था, ये वो नाम था दोस्तों जिसने अंग्रेजों के लिए एक कहावत कही थी दोस्तों, कथन दिया था इसने अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर आप उन्हें नहीं छेड़ोगे तो वे आपको शहद देंगे। ये अली वर्दी खान के कथन है कि अगर आप अंग्रेजों को नहीं छेड़ोगे तो वो आपको शहद देंगे, और अगर आप उन्हें छेड़ोगे तो वे आपको काट काट कर मार डालेंगे। ये कथन थे दोस्तों अली वर्दी खान के। ठीक है साहब। अब दोस्तों अली वर्दी खान ने रूल किया 1756 तक। इसके बाद दोस्तों अली वर्दी खान का नाती गद्दी पर बैठा दोस्तों। कौन बैठा गद्दी पर? नाती दोस्तों गद्दी पर बैठा है, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम दोस्तों? इसका नाम था दोस्तों सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला दोस्तों, सिराजुद्दौला बनता है दोस्तों अगला नवाब। कहां का? बंगाल का। मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों ये कौन है, तो दोस्तों ये अली वर्दी दोस्तों ये कौन है दोस्तों, ये अली वर्दी खान का नाती है, मतलब अली वर्दी खान की बेटी का बेटा है। अब आप रिश्ते से समझ रहे होंगे कि आसानी से इसको गद्दी नहीं मिलने वाली है, बेटी के बेटे को सत्ता मिल जाए, बेटी के बेटे को संपत्ति मिल जाए दोस्तों, निश्चित रूप से आपको पता है कि उस तरीके का समाज हमारा आज भी नहीं है, यहाँ पर विवाद आज भी हो सकते हैं। तो अली वर्दी खान की बेटी का बेटा नाम था सिराजुद्दौला दोस्तों, इसे नवाब बनाया जाता है, और इसी के चलते इसको सिराजुद्दौला को शुरुआत से ही अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना पड़ता है दोस्तों। जो इसके सगे संबंधी है ये उनसे लड़ाई करता है, जैसे इसकी खुद की मौसी घसीटी बेगम, उनसे युद्ध करना पड़ता है। और जो इसके संबंधी दोस्तों युद्ध करके इसको 30 करके कहां भाग के चल लेते हैं अंग्रेजों के यहाँ पर, इसे युद्ध किया भाग के चले अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों का रोल अब यहाँ पर दोस्तों बढ़ता चला जाएगा, और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज उनको संरक्षण देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इससे इस बात को लेकर काफी गुस्सा है अंग्रेजों से, काफी गुस्सा है उनसे। और दोस्तों अंग्रेजों ने कैसा काम किया जिससे ये काफी गुस्सा और हुआ, वो काम था दोस्तों कि अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम, याद है फोर्ट विलियम जो बनाया गया था 3 क्षेत्रों में मिलाकर, सुल्तानती गोविंदपुर और आपका कलिकता, कल की क्लास बताया मैंने आप लोगों को। उस फोर्ट विलियम को दोस्तों अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया, या कहें फोर्ट विलियम दोस्तों घेराबंदी कर ली गई। और जब ये बात पता चली सिराजुद्दौला को तो उसको काफी गुस्सा आया दोस्तों कि मेरे क्षेत्र में आकर अंग्रेजों की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में मेरे एरिया को घेराबंदी किया उन्होंने। ये दोस्तों चैलेंज कर गया, और इसने क्या किया, इसने उनके जो सैनिक थे अंग्रेजों के उनको अरेस्ट कर लिया, उनका विगत मिल गया दोस्तों। कहा जाता है कि 146 कैदी पकड़े गए थे और उन सबको काल कोठरी में बंद किया गया, जो काफी छोटी थी दोस्तों, काल कोठरी, उसमें हवा के लिए विंडो थी, ना पानी था, कुछ नहीं था दोस्तों। और कहा जाता है कि 146 में से मात्र अगले दिन 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सब उमस और जो मॉइस्चर है गर्मी उसके चलते मारे गए दोस्तों। तो उसे ब्लैक होल कांड के नाम से दोस्तों आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़ेंगे और डिटेल्स इस बात को, ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल कांड दोस्तों। ब्लैक होल कांड के नाम से ये घटना बनाई गई है, जिसे कहा जाता है कि भाई इसमें 146 कैदियों को पकड़ा गया, पुलिस जो अंग्रेज अधिकारी थे या सैनिक थे, और उनमें से मात्र 23 लोग दोस्तों दिन जिंदा बचे थे। और दोस्तों ये घटना हुई, और इसके बाद क्या किया, इसके बाद सिराजुद्दौला ने जो फोर्ट विलियम था उस फोर्ट विलियम का दोस्तों नाम भी चेंज किया, बोले अंग्रेजी नाम हटाना है हमको, हम नहीं चाहते कि इसका नाम क्या रहे, फोर्ट विलियम रहे। और दोस्तों इसने फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया, इसने दोस्तों फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके कर दिया अलीनगर। और इस अलीनगर का दोस्तों केयर टेकर बनाया किसको, सेठ माणिकचंद को। किसको बनाया, सेठ माणिकचंद को दोस्तों क्या बनाया, केयर टेकर बनाया, मतलब उसकी देखरेख करने वाला व्यक्ति इसको नियुक्त किया गया दोस्तों। कौन था, सेठ माणिकचंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद माणिकचंद। अब दोस्तों सिराजुद्दौला के टाइम पर ये घटना हो रही है, सिराजुद्दौला समय नवाब बंगाल का, और अंग्रेजों के पास ठीक ठाक पावर आ चुकी थी, क्योंकि इसके जो रिश्तेदार थे वो वहीं जाकर लिया करते थे। तो दोस्तों अंग्रेजों को अभी लग रहा था कि अब समय आ चुका है कि हमें एक कठपुतली नवाब की स्थापना करनी होगी, अब हमें इस बंगाल पर नियंत्रण करने का समय आ चुका है, और हमें यहाँ से जो नवाबों की शक्ति है इसे उखाड़ फेंकना चाहिए, ताकि हम अपने हिसाब से शासन चला सकें। अब ये अंग्रेजों के दिमाग में चीज आ चुकी है दोस्तों, क्योंकि पता है आपको कि गद्दारों के चलते कहीं ना कहीं अच्छे शासन ध्वस्त हो सकते हैं दोस्तों, गद्दारों के चलते। और आज भी आप देखते हैं दोस्तों गद्दारों की कमी नहीं है भारत में, या दुनिया भर में दोस्तों चीज आप देखते हैं, उस समय भी थी। तो ऐसे में दोस्तों ये जो घटना हुई ब्लैक होल कांड, जिसमें जब सुना उस समय के जो अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी थे दोस्तों, इसकी सेना के नाम था उनका क्लाइव। उस समय क्लाइव दोस्तों जो है वो ब्रिटिश सेना का जो ईस्ट इंडिया कंपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने सेना उठाई दोस्तों, और उन्होंने इस नवाब के साथ यानी कि सिराज के साथ में एक संधि करी, जिसे कहा जाता है अलीनगर की संधि दोस्तों। और इस अलीनगर की संधि में अंग्रेजों को सारी सुविधाएं दी गई जो नवाब को प्राप्त थी। अब इस संधि ने दोस्तों नवाब के सीने में जो आग लगाई, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आगे भारत के आने वाले भविष्य को तय करने वाली थी। अब ये सोचा नवाब कि मुझसे अंग्रेजों ने मुझसे संधि करवा ली, मतलब मैं यहाँ का नवाब हूं और अंग्रेजों ने मुझे संधि करने की झुका दिया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो क्लाइव है, जो अंग्रेज है, ये इस बात में गुस्सा है कि इस प्रकार का निर्मम कृत्य किया गया है, इस प्रकार की घटिया हरकत की गई है नवाब के द्वारा, तो इसको समझना जरूरी है, और बंगाल में एक कठपुतली नवाब की स्थापना करना जरूरी है। और दोस्तों दोनों तरफ उतनी ही आग थी, बंगाल के नवाब के सीने में भी और दोस्तों वहां पर क्लाइव के सीने में, यानी कि अंग्रेज अधिकारी के सीने में भी। और इनकी आग कहां जाकर सामने आई दोस्तों, तो ये दोस्तों सामने आई बंगाल का एक जिला है दोस्तों नादिया। कौन सा जिला है दोस्तों, बंगाल में एक जिला है नादिया, और इस नादिया में बहती है भागीरथ नदी। कौन सी नदी, भागीरथ नदी दोस्तों। और दोस्तों इस भागीरथ नदी के किनारे स्थित है एक स्थान जिसे कहा जाता है प्लासी। क्या कहा जाता है, प्लासी। मैंने भी आपसे कहा दोस्तों अंग्रेज अब ये बात ठान चुके थे कि हमें अब बंगाल में एक कठपुतली नवाब की स्थापना करनी है, और इस नवाब को सिराज को बर्बाद करना है, इसको मारना है। और दोस्तों इसकी प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। इस संधि तो हो रही है नवाब के साथ में, लेकिन दोस्तों इसके पहले से ही इस अंग्रेज अधिकारी ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। और प्लानिंग ये की गई कि जो भी सिराज के खास अधिकारी हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, या जो बंगाल के वर्चस्वशाली व्यक्ति हैं, जिनके पास काफी पावर है, संपत्ति है, ऐसे व्यक्तियों को अपने पक्ष में मिलाना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था दोस्तों, मीर जाफर जिसे कहा जाता है, मीर जाफर दोस्तों से कहा जाता था, मीर जाफर जो कि मुख्य सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला को, उसको दोस्तों अपनी साइड किया अंग्रेजों ने। अब देखिए क्या फिल्म बनने वाली है। मीर जाफर नाम के मुख्य सेनापति जो है दोस्तों, जो है सिराजुद्दौला के, उसको अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया। मीर जाफर हो गया, सेठ माणिकचंद जिसको अभी बनाया गया था दोस्तों फोर्ट विलियम या अलीगढ़ का केयरटेकर, उसे भी डिसाइड कर लिया
लिया गया। सेठ दोस्तों अमीर चंद जो कि एक पूंजीपति था बंगाल का, इसे अपनी साइड लिया गया। खादिम खान दोस्तों, यदि बात करें खादिम खान की, दुर्लभ राय की या राय दुर्लभ दोस्तों, ये सब सेना के अधिकारी थे दोस्तों। इन सबको अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, इन सबको अंग्रेजों ने अपनी साइड में मिला लिया। मतलब जो मेन सेना के अधिकारी हैं सिराजुद्दौला की, वो साइड में आ गए उनकी अंग्रेजों की, जिसमें सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति शामिल है, जिसमें बंगाल के बड़े-बड़े वर्चस्वशाली संपत्तिशाली व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें उसकी सेना के बड़े-बड़े अधिकारी शामिल हैं। इन सबको दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी साइड कर लिया। और ये बात सिराज का मतलब है सिराजुद्दौला, ये बात दोस्तों सिराज को पता नहीं चली। अब संधि हुई तो मैंने कहा दोनों तरफ आग है, अंग्रेज भड़के हुए हैं, नवाब पर नवाब भड़का हुआ अंग्रेजों पर, और जो भड़कापन है या दोस्तों अगर बात करें जो आग है, ये इन दोनों की सेना को आमने सामने लेकर आती है दोस्तों। नादिया जिले में बहती है बंगाल की भागीरथ नदी, और इस नदी के किनारे अवस्थित है प्लासी। एक तरफ दोस्तों नवाब की सेना आई जिसमें ये सारे लोग मौजूद थे, और दोस्तों एक तरफ आई अंग्रेजों की सेना दोस्तों, जिसका नेतृत्व अगर हम बात करें तो क्लाइव के द्वारा किया जा रहा था, जो कि अपने आप एक बहुत शातिर दोस्तों व्यक्ति माना जाता था अंग्रेज अधिकारियों में। हालांकि उस व्यक्ति की मृत्यु इसी प्रकार से हुई, आप समझेंगे आगे चलकर इस बात को। तो दोस्तों एक तरफ प्लासी के मैदान में खड़े हैं नवाब के सैनिक, जिसमें आपको दिख रही है गद्दारों की फौज, जो सब ऑलरेडी मिले हुए किससे, जो सब ऑलरेडी मिले हुए अंग्रेजों से। और दोस्तों एक तरफ अंग्रेजों की फौज है जो देखने में छोटी है, देखने में तो छोटी है, यहाँ हजारों की संख्या में सैनिक हैं, यहाँ दोस्तों मात्र 1000, 1500, 2000 सैनिक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों ये कहा जाता है कि बहुत छोटा युद्ध साबित हुआ दोस्तों। कारण क्या था? कारण था दोस्तों कि नवाब ये पूरे जो अधिकारी थे, जो पूरे ये व्यक्ति थे इसके साथ के, ये सब दोस्तों मिले हुए थे, ये सब मिले हुए थे अंग्रेजों से। तब ये मान लीजिए दोस्तों कि आप अपने दोस्तों को किसी मैटर में गए दोस्तों, मान लेते हैं ऐसा हुआ आपके साथ में, तो सिराज साहब कैसा फील होगा आपको मैं बताता हूं एग्जांपल। दोस्तों मान लीजिए आपका किसी से पंगा हो गया, अब आपने क्या किया, आपने 50-60 लड़के इकट्ठे किए, 100 लड़के इकट्ठे कर लिए दोस्तों आपने, और आप लेके गए अपने दोस्तों को कहां पर, उसके पास, सामने वाली पार्टी के पास, कि आज तो हम तुमको सबक सिखाएंगे। सामने वाला दोस्तों 30-40 लोग कराया है, अब आप खुश हैं कि मेरे पास 50-100 लड़के हैं, उसके पास केवल 30-40। और दोस्तों आपने क्या किया, आपने से बाजू पर चढ़ाया और कहा कि दोस्तों हमला करो इन लोगों पर, और दोस्तों पता चला कि आपने हमला कहा और उसकी साइड खड़े हुए पीछे जाकर, क्योंकि पहले से उससे मिले हुए थे। तो दोस्तों कैसा फील होगा, सोच लीजिए कैसा फील होगा। तो जैसा आपको फील होगा ना, जो भी सोच सकते हैं आप दोस्तों, वैसा ही सिराजुद्दौला को फील हो रहा होगा कि मेरी टीम खेल रही है उस तरफ से। और दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि सिराजुद्दौला की हार होती है, और ये केवल हार सिराज नहीं दोस्तों, ये हार कुछ और नहीं, ये भारत के आने वाले अगले 200-250 साल थे। भारत का भविष्य तय करने वाला युद्ध था प्लासी का, जहां पर अंग्रेजों ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया, और दोस्तों इसमें साथ दिया था भारत के ही कुछ गद्दारों के द्वारा, जैसा कि आपने यहां नाम देखे। अब जैसा कि सिराज तो हार गया, युद्ध खत्म हो गया, उसके बेटे को मार दिया गया, उसको मार दिया गया, जो मुख्य अधिकारी और जो कुछ लॉयल आदमी थे उनको मार दिया गया। लेकिन इनको तो दोस्तों इनाम मिलना था, और इन्हें इनाम दिया भी गया। मीर जाफर जो कि मुख्य सेनापति था, इसने गद्दारी की सिराजुद्दौला से दोस्तों, इसे बनाया गया बंगाल का अगला नवाब। लेकिन दोस्तों बात ध्यान रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी अभी आने वाली आगे। तो इस व्यक्ति को बनाया गया मीर जाफर दोस्तों, बंगाल का अगला नवाब। दोस्तों अगला नवाब बना दोस्तों मीर जाफर। कैसे बना है मैंने पूरी कहानी आपको समझाई दी है, बाकी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। दोस्तों मीर जाफर बनाया गया बंगाल का अगला नवाब। ये दोस्तों लगभग 3 साल रूल करता है बंगाल पर। कितने साल? लगभग दोस्तों 3 साल रूल करता है बंगाल पर। और हाँ एक बात है, आप जो बोर्ड पर लिखा होगा सब कॉपी होना चाहिए, ये तो हर एक शब्द आपको होना चाहिए दोस्तों, बोर्ड लिखा हुआ तो ठीक है, ये बात रखिएगा। जो लिखाता हूं लिखा कीजिए। तो दोस्तों अगला नवाब बनता है वो मीर जाफर भाई गद्दारी का, इसको इनाम दिया गया, क्या इनाम दिया गया, तो इसे बनाया गया बंगाल का नवाब दोस्तों। अब ये नवाबी पकड़ता है बंगाल की दोस्तों। लेकिन अब चूंकि रहमो करम पर बना है अंग्रेजों के, और अंग्रेज चूंकि अब वास्तविक रूप से इसके मालिक घोषित हो चुके हैं, चाहे कहने को वे भाग सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो काम किया है उस काम के हिसाब से तो वे इसके मालिक हो गए। और दोस्तों मालिक की तरफ लगातार मांग की जाने लगी पैसों की, और उस मांग की ये पूर्ति नहीं कर पाया। पहले लाख, 2 लाख, 10 लाख, 30-40 लाख का दोस्तों कर्जा हो गया इसके ऊपर, ये वो कर्जा नहीं पटा पा रहा था अंग्रेजों का। और दोस्तों उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके द्वारा पाला गया है। अगर सब में कहूं कि पाला गया तो गलत बात नहीं है इसमें दोस्तों। हालांकि पलवाया किस खुद ने है, ये सब करके इसने खुद ने लालच में आके गद्दारी करके नवाबी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इसको ये नहीं पता था कि मेरे नवाब बनने पर भी वास्तविक रूप से मैं नवाब नहीं हूं, मैं तो मात्र एक कठपुतली नवाब साबित हो जाऊंगा। और वही हुआ दोस्तों कि अंग्रेजों की जो डिमांड थी वो लगातार इससे बढ़ती जा रही थी पैसों के लिए। अब वो क्यों ना हो भाई, उन्होंने इसको बनाया भी तो है नवाब। ऊपर से इसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं। अब बन तो गया नवाब दोस्तों, लेकिन जो और अधिकारी थे उनको भी अंग्रेजों ने कुछ पदवी दी। अब वो जो अधिकारी थे वो इससे बैर रखते थे, वो इससे लड़ाई करना चाहते थे, वो इससे विवाद रखते थे दोस्तों, डिस्प्यूट हुआ करता था, तो ये चाहता था उन्हें मार देना। लेकिन दोस्तों वो भाग के चले जाते थे अंग्रेजों के पास, तो इनको कुछ नहीं कर पाता था, जैसे राय दुर्लभ। अब दोस्तों इसकी राय दुर्लभ से काफी दुश्मनी हो गई थी, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। दुर्लभ का कारण था दोस्तों कि वो लेता था जाके सनक की अंग्रेजों की। तो सोचिए कितना खून खौलता होगा, मतलब मेरे अधीन जो व्यक्ति था वो मेरे टक्कर करता है, भागे सेम घटना जो सिराज तक होती थी दोस्तों, वो इसके साथ होना शुरू हो गई। ठीक है, क्या कहेंगे अंग्रेजों से कि हमको सौंप दीजिए, अंग्रेजों नहीं सौंपेंगे, और चुपचाप काम करो, पैसा दो हमारा, 100-500 छोड़ दीजिए, जो कहा गया है वो कीजिए। तो दोस्तों ये हालत हो गई इसकी कि इसके ऊपर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा हो गया, और ये उसको वहन नहीं कर पा रहा था। अब दोस्तों वही बात इसने भी सोची कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो शासन करके फायदा नहीं है। तो इन्होंने नजर दौड़ाई कि यार फिर अंग्रेजों को हराने में कौन मेरा साथ देगा, क्यों ना मैं अंग्रेजों से युद्ध करूं, उनको भगा दूं। बेचारा बावड़ा दोस्तों अब फील कर रहा उस बात को। तो इसको नजर में आया कौन? डच। कौन दोस्तों नजर में आए? डच नजर में आए। तो उन्होंने कहा डचों से कि डचों क्या तुम मेरा साथ दोगे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में? तो दोस्तों डच बड़े मुस्कुराए, बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, जब चाहो तब हम घसीट देंगे उन लोगों को, जब चाहो तब मारेंगे अंग्रेजों को, तुम एक बार हमारे साथ आओ तो सही। अरे हम भी यूरोपीय हैं, वो भी यूरोपीय हैं, जब चाहे तब मारेंगे हमने। तो मीर जाफर काफी खुश हुआ दोस्तों, उसने कहा ठीक है भाई तुम मेरी मदद कर दो अंग्रेजों को हटाने में, बंगाल से जो चाहते हो तुमको मैं दे दूंगा। और दोस्तों इनकी मदद लेकर एक तरफ मीर जाफर उसकी सेना, और दोस्तों डच और मीर जाफर दोस्तों, डच और जो मीर जाफर है ये दोस्तों युद्ध में जाता है किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। कहां? ये युद्ध था दोस्तों वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध या फिर बैटल ऑफ वेदरा दोस्तों, बैटल ऑफ वेदरा जो हुआ था 1759 में इसके बीच में। दोस्तों डचों को जो मार मारी अंग्रेजों ने इस युद्ध में, बहुत मारा दोस्तों, डचों को बहुत मारा, और कहा अंग्रेजों ने कि यहां से चले जाना, जो दिखे ना तो तुम्हारी चमड़ी गिर जाएगी दोस्तों। बहुत मारा अंग्रेजों ने डचों को इस युद्ध में, और मार के फिर अंग्रेजों ने देखा किसकी तरफ? फिर देखा दोस्तों अंग्रेजों ने मीर जाफर की तरफ। अच्छा, मतलब अब तुम ये हरकत पर आ गए हो कि तुमको हमने पाला, तुमको हमने नवाब बनाया, और तुम हमारे ही खिलाफ विद्रोह करने लग गए। तो बाबू ऐसा है कि गद्दी को फटाफट साइड कर दो, ये गद्दी से फटाफट साइड हो जाओ। अब जो है अगला नवाब बनाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसने गद्दारी कर दी दोस्तों। अब अगला नवाब बनाया जाएगा मीर कासिम को दोस्तों। किसको? मीर कासिम दोस्तों, जो इसका दामाद था। तो दोस्तों दामादों का इतिहास थोड़ा खतरनाक रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा सभी के सभी छात्र कि दामादों का जो इतिहास रहा है दोस्तों ये काफी खराब रहा है सत्ता के मामले में। तो आज भी खास तौर पर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि दामाद बहुत सोच समझ के चुने दोस्तों, आपके सामने इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास पढ़ने का मतलब ये है कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। तो इस प्रकार के दामाद को ना सोचे लाने के लिए जो आपकी सत्ता पर या आपके पैसों पर नजर रखता है दोस्तों, कि यहाँ मामला वैसा दिखता है। ठीक है, तो दामाद का चयन ऐसा करें जो कम से कम इन चीजों में दोस्तों ना इन्वॉल्व हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों लगेगा नहीं आपको कोई ऐसा व्यक्ति, लड़का आपको लगेगा कि ओहो क्या देवता व्यक्ति, मतलब ओहो व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही इज, व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी ही और शी इज। लेकिन दोस्तों शादी के बाद पता चलता है कि ग्रेट पर्सनैलिटी कितनी ग्रेट थी। तो बहुत सोच समझ के, वैसे तो गिरना ही क्यों है, पर अगर मान लो दोस्तों अब ये सीमा पार का मामला चल रहा है दोस्तों, तो फिर उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसमें बस यही है कि दुर्घटना से देर भली, तो समझ लीजिएगा चीजों को। तो दोस्तों मीर कासिम बनता है नवाब, जो कि मीर जाफर का दामाद था, अंग्रेज बनाते हैं इसको भी। और दोस्तों मीर कासिम बनता है 1760 से लेकर लगभग 1763 तक दोस्तों, बंगाल का नवाब मीर कासिम दोस्तों। अब मीर कासिम जो है बाबू, ये भाई वो चीज चाहता था जो जा चुकी थी, और वो थी नवाबों की वास्तविक शक्ति।
जो कभी मुर्शिद कुली खान के हाथ में थी, जो कभी दोस्तों बात करें अली वर्दी खान के दोस्तों काल में थी, ये दोस्तों उस या इवन कहा जाए तो जो कभी सिराजुद्दौला के दोस्तों काल में थी। तो ये भाई जो है वो पुरानी शक्ति की अपेक्षा कर रहा है कि अब नवाबों की हम उस शक्ति को पुनः लौटा कर लेकर आएंगे दोस्तों। और इसी उद्देश्य से इसने अंग्रेजों से कुछ विवाद दोस्तों इसके भी रहे हैं, इसके दोस्तों कुछ विवाद रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इन विवादों के चलते इसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है दोस्तों अंग्रेजों के साथ में। लेकिन अब ये अंग्रेज शक्ति काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसका एक विवाद होता है दस्तक को लेकर। किसको लेकर दोस्तों? मीर कासिम का अंग्रेजों जो ब्रिटिश दोस्तों में विवाद होता है किसको लेकर? दस्तक को लेकर। दस्तक कुछ और नहीं दोस्तों, ये एक पास था। क्या दोस्तों? ये एक पास है, काइंड ऑफ पास मान लीजिए आप लोग। व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को छूट दी गई थी कि उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना। अंग्रेजों के लिए दोस्तों को छूट का प्रावधान किया गया था कि अंग्रेजों को टैक्स नहीं भरना है, वो चुंगी ना भरे अपना आराम से, अगर उसके पास दस्तक है, अंग्रेजों के पास दस्तक है, पास है, तो व्यापार करे, कोई टैक्स नहीं भरना उनको। ठीक है साहब। लेकिन दोस्तों अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज इस दस्तक को जो लोकल व्यापारी थे बंगाल के, जो वहां के स्थानीय व्यापारी थे, उन्हें भी बेच दिया करते थे ज्यादा मुनाफे के चक्कर में। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि दस्तक दोस्तों क्या है? दस्तक की पास की तरह है, अगर वो पास आपके पास होगा तो आपको टैक्स नहीं भरना है। और दस्तक दिया गया था अंग्रेजों को। लेकिन दोस्तों अंग्रेज जो हैं वो जो लोकल व्यापारी बंगाल के, उनको भी दस्तक दिया करते थे ताकि वे भी निःशुल्क व्यापार करें, बिना टैक्स दिए व्यापार करें। और दोस्तों ऐसा करने पर सोच के देखिए, राज्य का जो राजस्व है, जो स्टेट रेवेन्यू है, उसमें बढ़ना आएगा। भाई जब टैक्स भरेगा तो पैसा कहां से आएगा राज्य के पास? और पैसा नहीं आएगा, हथियार कहां से आएगा, खाना पीना कहां से आएगा राज्य का? तो इस दस्तक को लेकर दोस्तों विवाद था किसका? मीर कासिम का अंग्रेजों के साथ में। तो दोस्तों अब ऐसे में उसको भी दिख रहा था कि मेरे जो ऊपर के पूर्वज हैं उनके द्वारा क्या बीज बोए गए हैं और किस प्रकार से शक्ति प्राप्त करी है अंग्रेजों ने। तो वो क्या किया दोस्तों? वो गया अवध के नवाब के यहाँ। ये मीर कासिम दोस्तों ये हेल्प मांगने के लिए गया अवध के नवाब के यहाँ। और दोस्तों उस समय अवध का नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला। दोस्तों कौन था? सुजाउद्दौला। अवध का नवाब दोस्तों सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला ये था दोस्तों अवध का नवाब। ये गया हेल्प मांगने के लिए अवध के नवाब के पास, या तो मेरी हेल्प कर इन अंग्रेजों को सीमित करने में, क्योंकि इनकी शक्ति काफी बढ़ चुकी है और हम नवाब से कहने को नवाब है, कोई हमारे पास वास्तविक शक्ति नहीं है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। अवध के नवाब ने कहा कि यार भाई देखो घटना तो हम भी बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब इसमें हमें मुगल सम्राट की हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी, हमें अब मुगल सम्राट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तभी हमारे रेंज के बाहर का मामला चला गया है। अब जरा चलकर हम जरा मुगल सम्राट, उस समय मुगल सम्राट हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। कौन था दोस्तों? उस समय मुगल सम्राट हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय से जाकर हम क्या करते हैं? हम शाह आलम द्वितीय से जाकर मदद मांगते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर उन्हें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हेल्प मांगी गई किससे? शाह आलम द्वितीय से दोस्तों। किस मांगी? शाह आलम द्वितीय से। उस समय मुगल सम्राट थे, दोनों के मांगने के लिए साहब हेल्प कीजिए अंग्रेज। देखिए ये जो मतलब कि इतने स्ट्रांग हो चुकी है कि विजय नहीं दे रही है। तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय बोले कि ठीक है चलो तुम्हारी हेल्प हम किए देते हैं, ऐसी भी क्या बात हो गई, हमारे राज्य के तो हमारे क्षेत्र के तो हो, कोई बात नहीं, आओ जरा देखें अंग्रेजों को, पीस के रख देंगे, बोले मसल के रख देंगे अंग्रेजों को। मैं ठीक है बाबा आ जाओ, अब तो आपका सहारा है। तो दोस्तों यहाँ पर शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और दोस्तों तीसरा अवध का नवाब जो था आपको बताइए, मैंने आपसे कहा सुजाउद्दौला। ये तीनों दोस्तों सामना करते हैं अंग्रेजों का 1764 में। और सामना करने का जो स्थान था दोस्तों वो था बक्सर। कौन सा स्थान था दोस्तों? वो था बक्सर। और सामने है दोस्तों कौन? सामने है अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सेना दोस्तों। 50,000 सदी की सेना दोस्तों यहाँ थी अपने वालों के पास। यहाँ पर दोस्तों 50,000 सदी की सेना थी और यहाँ दोस्तों उनसे संख्या में काफी कम सेना है। लेकिन दोस्तों जो मार मारा इन लोगों को अंग्रेजों ने, जो मार मारा, कई सारे कारण है इसके कि सर ऐसा क्या है सर कि हमारे पास 50,000 की सेना है सर, के पास उनके 10,000 लोग हैं सर, फिर भी 7,000 लोग भी 50,000 लाख लोगों को पराजित कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, ऐसा क्या था उनके पास? तो दोस्तों ऐसा कुछ एक नहीं, ऐसा बहुत कुछ था उनके पास। चाहे आप उसको प्रशिक्षण के रूप में ले लीजिए कि वहां से जो अधिकारी बात करते थे पूरी तरीके से ट्रेन हुआ करते थे, प्रशिक्षित हुआ करते थे। इसके अलावा उनके सेनाओं को समय पर सैलरी मिला करती थी। इसके अलावा उनके पास दूर तक मार करने के हथियार हुआ करते थे जो अच्छे हथियार थे क्वालिटी के। इसके बाद उनकी नेवी बड़ी शक्ति, सामान लाने जाने में काफी सक्षम थे। इसके अलावा उनका कोई भी फ्रंट आप देखेंगे सेना का, चाहे पहला फ्रंट खड़ा सामने, चाहे दूसरी पारी खड़ी हो, चाहे तीसरी पारी खड़ी हो, हर पारी में जो सैनिक है, हर पारी में जो अधिकारी है, वे सब प्रशिक्षित हैं और सब वेल ट्रेन है दोस्तों। हमारे यहाँ पर पहली पारी बहुत शानदार है, लेकिन उसके बाद दोस्तों रक्त संबंध पर आधारित है। आज देखिए रक्त संबंध भाई भतीजा आप देखते हैं, रक्त संबंध की बात करोगे तो प्रशिक्षण की बात नहीं करोगे, प्रशिक्षण की बात नहीं करोगे निश्चित रूप से हारोगे। कम दूर तक मार करने वाले अच्छे हथियारों का भाव, इसके अलावा सैलरी दोस्तों टाइम पर नहीं जाना। सैलरी भी दोस्तों क्या है? सैलरी भी अपने आप में मोटिवेशन है, जो अगर एक तारीख को मिले या हर अगर एक निश्चित तारीख को मिले तो अपने आप दोस्तों मोटिवेशन का काम करती है। अगर ना मिले 5 महीने 6 महीने दोस्तों तो क्या भाला फेंकेगी, पैसा तो आना नहीं है, खाना क्या खाएंगे, अपने आप मोरल टूट जाता है इंसान का। तो ये सही कई सारे दोस्तों कारण थे जिसके लिए आप कह सकते हैं अंग्रेजों की जो सेना है वो काफी पावरफुल थी। पावरफुल का मतलब इन टर्म्स में पावरफुल थी, इन संदर्भों में वो शक्तिशाली थी, क्योंकि ये सब उनके साथ था। हमारे यहाँ रक्त संबंध, हमारे यहाँ सैलरी कैंपेनिंग, हमारे यहाँ दोस्तों खाद्य आपूर्ति की समस्या, हमारे यहाँ दोस्तों पहली कतार अच्छी है, उसके बाद सब ये सब समस्या थी अपने वालों के साथ दोस्तों। और ये आज भी देखते कई बार भाई भतीजावाद आ गया। तो भाई भतीजावाद कैसे क्या होता है? भाई भतीजावाद से प्रशासनिक कुशलता में कमी आती है। तो दोस्तों 1764 में बक्सर के मैदान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना दोस्तों और इस तरफ अपनी सेना मिलती है दोस्तों। मिलना ही था बस, बाकी तो बहुत मार मारा जी लोगों को, बहुत धोया जी इन सबको दोस्तों, बहुत मारा और बहुत मार के पकड़ा सबसे बड़े बाबा को, शाह आलम द्वितीय को। अंग्रेजों पकड़ा, बोले बाबा तुम्हारी उम्र तो ठीक ठाक है, तुम तो इनको बुद्धि देते, इन छोटे वालों को जो 2 और है इनको तुम बुद्धि देते, तुम भी जो है कूद आए युद्ध में। अब जब कूद आए हो बाबा, जब खुजली कर दी हो बाबा, तो ऐसा करो अब तो हार गए युद्ध, तो कोई संधि बंदी करने बाबा। बाबा क्या बोले? बाबा तो जरा बाबा को तो 2 ऑप्शन दोस्तों, या तो बाबा रेल में या तो बाबा जेल में। तो दोस्तों बाबा रेल पकड़ नहीं पाया क्योंकि हार गए तो जेल जाना पड़ा। जेल मतलब यहाँ समझिएगा करे सर जेल चले गए बाबा, ऐसा जेल का नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा कहावत है बस ये। अब क्योंकि हार गए तो कहा कि युद्ध तो आपने किया, हमने तो क्या नहीं था, हमने केवल क्या किया है, हमने तो रिएक्शन दिया है, एक्शन प्राप्त रिएक्शन दिया है। तो बाबा जो टेबल पर बाबा शाह आलम द्वितीय जी आप एक टेबल पर बैठे संधि करते हैं, बड़ी प्यारी संधि करेंगे क्योंकि आप लोगों ने बड़ी खुजली थी, आपने युद्ध किया और आप हार गए। और दोस्तों इस बक्सर के युद्ध में हार के पश्चात 1765 में दोस्तों 1765 में इनके बीच में होती है एक संधि। और दोस्तों इस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। क्या दोस्तों ये था इलाहाबाद की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दोस्तों, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और दोस्तों इस इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है दोस्तों, इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया दोस्तों कि जो बात आप अब तक देखते आ रहे थे कि बंगाल का प्रशासन कैसे होता है दोस्तों, एक तो भाई नवाब तो करता है, शासन नवाब करता है। तो दोस्तों अब इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने, इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से दोस्तों इन अंग्रेजों ने कहा कि हमें बंगाल के दीवानी मामले चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें बंगाल के दीवानी मामले चाहिए, मतलब राजस्व से संबंधित मामले हम देखेंगे, जो वित्त संबंधित मामले हैं, जो रेवेन्यू संबंधित मामले हैं, ये हम देखेंगे। मतलब टैक्स क्या लगना है, व्यापार, मतलब जो भी मामले दीवानी मामले हम देखेंगे। आप अपने फौजदारी मामले देखिए, आप अपने राजनीतिक मामले देखिए, आपका नवाब जो करना है वो करना चाहिए, लेकिन दीवानी मामले हम देखेंगे। पैसा का जो मामला है अब वो हम देखेंगे ऑफिशियली। और दोस्तों इस पर तो सब कुछ झुकना पड़ा क्योंकि हारी हुई पार्टी है ये वाली। और दोस्तों इस तरीके से बंगाल की जो दीवानी है, बंगाल की दोस्तों दीवानी चली गई अंग्रेजों के हाथ में। इसके माध्यम से इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दीवानी मामले कौन देखेगा? अंग्रेज। वित्त के मामले कौन देखेगा? अंग्रेज। और दोस्तों अगर हम बात करें नवाब को लेकर क्या कहा अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने कहा कि नवाब आप रखिए अपना, नवाब अपना रखिए, बंगाल पर अपना कंट्रोल कोई कर नहीं हमें। लेकिन अब देखो खोपड़ी
शातिर खोपड़ी क्या होती है। दीवानी मामले तो अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से ले लिए अंग्रेजों ने, लेकिन दोस्तों नवाबी कहा कि नवाबी आप भारत के रख लीजिए, बंगाल को दीजिए, नवाबी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अंग्रेज ने चालाक थे, उन्होंने क्या कहा कि सुनो 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 बाबा, नवाबी आप लोग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नवाब होगा कौन, ये हम बताएंगे, और नवाब होगा नजमुद्दौला। कौन होगा? नवाब होगा नजमुद्दौला। दोस्तों नजमुद्दौला कोई और नहीं, मीर जाफर का छोटा बेटा था, अल्पस छोटा बच्चा, मतलब इमेच्योर, अभी वो परिपक्व नहीं था, छोटा बच्चा होता है ना। तो नजमुद्दौला जो है ये होगा बंगाल का अगला नवाब, ये हम बता रहे हैं। तो दोस्तों अंग्रेज ने क्या किया, काने से पकड़, ऐसे पकड़ दोस्तों, तो अंग्रेज ने काने से पकड़ ऐसे पकड़ लिया, घुमाकर, ये ऐसे कर लिया, घुमाकर। दीवानी तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने पास रख ली, और नवाबी कहा कि आप रख लीजिए, लेकिन नवाब कौन होगा ये हम बताएंगे, और वो कौन होगा? नजमुद्दौला छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा तो शासन नहीं कर पाएगा, तो इस नवाब की सहायता के लिए होगा एक अंग्रेज अधिकारी। लो दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी। तो आपके पास सत्ता आई भी और नहीं भी आई दोस्तों, इसे बोलते खोपड़ी। तो दोस्तों दीवानी प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज ने अपने पास रख ली, और नवाबी दे दी भारतीयों को, लेकिन उसमें कौन नवाब होगा ये अंग्रेज बताएंगे, और वो था नजमुद्दौला, और वो इमेच्योर है, वो अल्पवयस्क का छोटा बच्चा है, तो उसकी सहायता करने के लिए होगा एक दोस्तों अंग्रेज अधिकारी। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि सर जब अंग्रेज इतने पावरफुल हो गए थे, जब इतनी पावर थी उनके पास, तो सर उन्होंने फिर ये सब क्यों किया? वो सीधा नवाब क्यों बन गए? नवाब बन जाते तो दीवानी भी अपने उनके पास और फौजदारी भी उनके पास। जब इतने पावरफुल हो चुके थे, जब उन्होंने मुगल सम्राट को झुका दिया संधि के लिए, तो बंगाल पर नियंत्रण करना क्या बड़ी बात थी दोस्तों उनके लिए? तो क्यों नहीं उन्होंने पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से पूरे बंगाल को कैप्चर कर लिया? क्यों उन्होंने इसको बांट दिया कि दीवानी हम लेंगे, तुम नवाब रखो? क्यों ऐसा किया? तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अंग्रेज कभी भी अपने आर्थिक लाभ से 0.01% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज अपना पूरा आर्थिक लाभ दोस्तों कमाना चाहते थे, व्यापारी थे, पूरा लाभ 1% भी कम नहीं। तो कहेंगे सर ऐसा उनसे कौन सा लाभ हो रहा था, ऐसा करने से तो लाभ बढ़ता ना? नहीं बढ़ता। कैसे? क्योंकि ये पता था दोस्तों कि अगर हमने सीधे तौर पर बंगाल की नवाबी अपने पास रख ली, अगर हमने नवाब अपना बना दिया, तो ऐसे में जो जनता है वो उसे स्वीकार नहीं करेगी। अब आज हमारे ऊपर दोस्तों कोई ब्रिटेन का पीएम बन जाए, आप स्वीकार करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे दोस्तों। आज भी जो कई वर्षों पहले शादी हुई थी, उसको क्या इटली 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 करते हो ना, इटली इटली करते हो ना आज भी, जबकि उस महिला ने तो अपना सब कुछ खत्म करवा लिया, उसका पति खत्म हो गया, उसका मामला पूरा सिमट गया, इवन दो वी आर लाइक इटली इटली इटली। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर शासक बनना है बंगाल का, तो क्या बंगाल जिंदा विद्रोह नहीं करेगी? विद्रोह करेगी, और विद्रोह करेगी, दमन कर देंगे, ये दमन कर देंगे, अभी पास हो चुके हैं, तो नहीं। लेकिन दोस्तों उस दमन में जो खर्चा आएगा, जो लॉस होगा, उस लॉस को क्यों झेलना है? भाई सीधा सा मामला, पैसा चाहिए, पैसा मिल गया, दीवानी से काम खत्म, पैसा मिल गया दीवानी से, हमको हमें क्या और चीजें चाहिए। तो पहला कारण दोस्तों कि प्रत्यक्ष विद्रोह से बचना चाहते थे कि जनता विद्रोह कर दे, क्योंकि उसमें लाभ कौन सा होता। दूसरा दोस्तों, अगर मान लो कि बंगाल नवाब बन जाते, अंग्रेजी बनते, पक्का कोई पॉलिसी लेकर आते, कानून बनाते बंगाल के लिए, और उस समय और भी शक्तियां हैं बंगाल में जो यूरोप की दोस्तों, यूरोप की और शक्तियां बंगाल में मौजूद है। तो वैसे क्या होगा, अगर कोई कानून बनाएंगे, उन कानूनों को, उन नीतियों को वे जो और शक्तियां यूरोप की मान्य कर देंगी। भाई नहीं मानेंगे ना कि हम तो वहीं कहते हैं, हम पर क्या लगा कानून, और इनमें विवाद होगा इन यूरोपीय शक्तियों में बंगाल में, और ये विवाद होगा, ये पहुंचेगा यूरोप तक, और जब ये यूरोप पहुंचेगा तो ब्रिटिश सरकार को पता चलेगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर क्या रही है, क्योंकि प्राइवेट है दोस्तों, और ये बहुत गंद मचा रही भारत में, बहुत घटिया हरकत कर रही भारत में। ये बात अंग्रेजों को, अंग्रेजी सरकार को पता थी, तो ये चाहते थे कि ये जो विवाद है, ये विवाद ना हो, ये विवाद होंगे अगर अन्य जो यूरोपीय पावर्स हैं, अगर उन यूरोपीय से ये विवाद होंगे, तो फिर ये विवाद जाएंगे कहां? ये विवाद जाएंगे यूरोप। अब यूरोप में सरकार को पता चलेगा, और ब्रिटिश सरकार हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई कंट्रोल लगा दे, कोई नियंत्रण लगा दे, तो हमारा जो लाभ है वो रुकेगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये कारण थे जिसके चलते इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नवाबी अपने हाथ में लिया, बल्कि दीवानी लिया, क्योंकि दीवानी सिंह का मामला था, पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया, फालतू में पढ़ना चाहते थे। तो these are the reasons that why they didn't capture whole नवाबी ऑफ बंगाल, क्यों उन्होंने पूरी बंगाली ग्रहण नहीं करी, बल्कि केवल दीवानी तक सीमित रह गए। ये कारण थे, एक तो प्रत्यक्ष जनता के विरोध से बचने के लिए, दूसरा अन्य जो शक्तियां हैं उनसे विवाद हो उससे बचने के लिए। अब तीसरा दोस्तों आर्थिक लाभ इनके लिए क्या है, सर्वोपरि सुप्रीम का है, इकोनॉमिक प्रॉफिट वो इनको मिल रहा है दीवानी से ही। तो ये सब चीजें हो गई। अब दोस्तों इस इलाहाबाद संधि ने, या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने भारत पर, या सॉरी बंगाल पर दोस्तों, बंगाल पर द्वैध शासन की शुरुआत करी। मैंने किस शब्द का प्रयोग किया दोस्तों? मैंने कहा द्वैध शासन, दायर की दोस्तों, द्वैध शासन। द्वैध शासन का दोस्तों मतलब होता है दो लोगों का शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है दोस्तों, या इंग्लिश वाले बोलिए दायर की, दायर की, या द्वैध शासन दोस्तों, द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों का शासन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बंगाल पर एक तरफ कंट्रोल कर लिए है अंग्रेज दीवानी पर, तो दोस्तों एक तरफ अंग्रेज है, और दूसरा दोस्तों नवाब है, ये क्या है? ये तो भारत का ही है, बस ये कहां है? दोस्तों भारत का ही है। नवाब तो वो चाहे नियुक्ति को कर रहे हैं लेकिन भारतीय है, चाहे नियुक्ति को कर रहे हैं लेकिन भारतीय है। तो बंगाल पर दो लोगों का रूल एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। बंगाल पर दो लोगों का रूल आया कि नहीं आया? एक तरफ अंग्रेजों का आ गया दीवानी के माध्यम से, एक तरफ नवाब का ही दोस्तों। तो दोस्तों 1765 की इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल पर दोस्तों द्वैध शासन स्थापित किया गया। क्या किया गया? बंगाल पर द्वैध शासन दायर की दोस्तों एस्टैब्लिश की गई। बंगाल पर द्वैध शासन दोस्तों आरोपित किया गया। एक तरफ नवाब है जो भारत का है, एक तरफ दीवान है जो अंग्रेज है। ठीक है, ये द्वैध शासन तो है, ये दायर की तो है दोस्तों, ये हो गया। और दोस्तों इसी 1765 की इलाहाबाद संधि ने जिसने बंगाल पर द्वैध शासन स्थापित किया दोस्तों, यहीं से शुरू होती है दोस्तों भारत की लूट। क्या दोस्तों? दोस्तों यहीं से शुरू होती है भारत की लूट, यानी कि लूट ऑफ इंडिया। लूट ऑफ इंडिया कारण था दोस्तों, इस समय इन्होंने इतना शोषण किया दोस्तों, ये विवाद होंगे तो फिर ये विवाद जाएंगे कहां? ये विवाद जाएंगे यूरोप। अब यूरोप में सरकार को पता चलेगा, और ब्रिटिश सरकार हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई कंट्रोल लगा दे, कोई नियंत्रण लगा दे, तो हमारा जो लाभ है वो रुकेगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये कारण थे जिसके चलते इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नवाबी अपने हाथ में लिया, बल्कि दीवानी लिया, क्योंकि दीवानी सिंह का मामला था, पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया, फालतू में पढ़ना चाहते थे। तो these are the reasons that why they didn't capture whole नवाबी ऑफ बंगाल, क्यों उन्होंने पूरी बंगाली ग्रहण नहीं करी, बल्कि केवल दीवानी तक सीमित रह गए। ये कारण थे, एक तो प्रत्यक्ष जनता के विरोध से बचने के लिए, दूसरा अन्य जो शक्तियां हैं उनसे विवाद हो उससे बचने के लिए। अब तीसरा दोस्तों आर्थिक लाभ इनके लिए क्या है, सर्वोपरि सुप्रीम का है, इकोनॉमिक प्रॉफिट वो इनको मिल रहा है दीवानी से ही। तो ये सब चीजें हो गई। अब दोस्तों इस इलाहाबाद संधि ने, या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने भारत पर, या सॉरी बंगाल पर दोस्तों, बंगाल पर द्वैध शासन की शुरुआत करी। मैंने किस शब्द का प्रयोग किया दोस्तों? मैंने कहा द्वैध शासन दायर की दोस्तों, द्वैध शासन। द्वैध शासन का दोस्तों मतलब होता है दो लोगों का शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है दोस्तों, या इंग्लिश वाले बोलिए दायर की, दायर की, या द्वैध शासन दोस्तों, द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों का शासन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बंगाल पर एक तरफ कंट्रोल कर लिए है अंग्रेज दीवानी पर, तो दोस्तों एक तरफ अंग्रेज है, और दूसरा दोस्तों नवाब है, ये क्या है? ये तो भारत का ही है, बस ये कहां है? दोस्तों भारत का ही है। नवाब तो वो चाहे नियुक्ति को कर रहे हैं लेकिन भारतीय है, चाहे नियुक्ति को कर रहे हैं लेकिन भारतीय है। तो बंगाल पर दो लोगों का रूल एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। बंगाल पर दो लोगों का रूल आया कि नहीं आया? एक तरफ अंग्रेजों का आ गया दीवानी के माध्यम से, एक तरफ नवाब का ही दोस्तों। तो दोस्तों 1765 की इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल पर दोस्तों द्वैध शासन स्थापित किया गया। क्या किया गया? बंगाल पर द्वैध शासन दायर की दोस्तों एस्टैब्लिश की गई। बंगाल पर द्वैध शासन दोस्तों आरोपित किया गया। एक तरफ नवाब है जो भारत का है, एक तरफ दीवान है जो अंग्रेज है।
तो ये क्या है, ये द्वैत शासन तो है, ये डायर की तो है दोस्तों, ये हो गया। और दोस्तों इसी 1765 की इलाहाबाद संधि ने जिसने बंगाल पर द्वैत शासन स्थापित किया दोस्तों, यहीं से शुरू होती है दोस्तों भारत की लूट। क्या दोस्तों, दोस्तों यहीं से शुरू होती है भारत की लूट, यानी कि लूट ऑफ इंडिया, लूट ऑफ इंडिया। कारण था दोस्तों इस समय इन्होंने इतना शोषण किया दोस्तों, इतना शोषण किया कृषि का, कृषकों का, किसानों का, खेती का, कि दोस्तों पहली बार भारत में इतना बड़ा काल आया कि 50 लाख से अधिक लोग मारे गए, 50 लाख से अधिक लोग मारे गए। कृषि की हालत दोस्तों खराब कर दी लोगों ने, कृषि खराब, कृषकों की हालत दोस्तों, यानी किसानों की हालत, किसानों की हालत खराब, कृषकों की हालत दोस्तों खराब कर दी। और तो और दोस्तों यहां से धन की निकासी दोस्तों हुई किस तरफ, ब्रिटेन की तरफ दोस्तों, इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी, पैसा भारत से ब्रिटेन की तरफ बहुत तेजी से दोस्तों भेजा गया इसके माध्यम से, इस द्वैत शासन के माध्यम से। और दोस्तों इसने केवल प्रभावित भारत की कृषि या भारत के कृषकों को ही नहीं किया, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ में भी कमी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ में भी दोस्तों, लाभ में भी कमी आई। कारण क्या था दोस्तों, कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिकारी हैं वे तो अब निजी व्यापार में दोस्तों लग गए। वे कहां लग गए, तो निजी व्यापार लग गए दोस्तों, वे अपना व्यापार करें खुद का। और जब आप अपना व्यापार करेंगे तो ये बताओ कंपनी को लाभ कहां से होगा, वो लाभ तो आपको होगा ना जी। तो जब आपको लाभ होगा और केवल आप अपने तक सीमित हो जाएंगे तो कंपनी को लाभ कहां से होगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी और जो अधिकारी दोस्तों ये निजी व्यापार लग गए, जो इनके पर्सनल ट्रेड थे वो करने लग गए, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भी काफी नुकसान हुआ। इसलिए इस 1765 से लेकर दोस्तों 1772 तक, 1765 से दोस्तों 1772 तक ये लूट ऐसे ही चलती रही दोस्तों, या इसे कहें इस द्वैध शासन से जो लूट हुई, द्वैध शासन से जो लूट हुई दोस्तों, ये ऐसे ही चलती रही 1765 से 1772 तक। और जब ये बात दोस्तों ब्रिटिश सरकार को पता चली कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नुकसान है वो काफी दोस्तों बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यहाँ दोस्तों मस्त है ये कंपनी के जो अधिकारी है, इसको दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, जिससे व्यापार कर रहे हैं, जहां चाहे संधि कर रहे हैं, जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं, दीवानी की है अब। और इसलिए दोस्तों इन्हें रेगुलेट करने के लिए, इन्हें नियंत्रित करने के लिए अब भेजा गया वारन हॉस्टिंग को, क्लाइव को वापस बुलाया गया ब्रिटेन, और दोस्तों अब भेजा जाएगा किसको, अब भेजा गया हॉस्टिंग को कि जाओ हॉस्टिंग और तुम जाकर इसकी स्थिति को सुधारो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को वहां जाकर क्या कीजिए, आप वहां जाकर सुधारिए। और दोस्तों 1772 में आता है वारन हॉस्टिंग, 1772 में आता है वारन हॉस्टिंग, और दोस्तों ये लेकर आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या आता है दोस्तों, ये आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाला एक्ट दोस्तों। क्लाइव को वापस बुला लिया गया और भेजा गया किसको, वारन हॉस्टिंग को कि जाओ और तुम जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को दुरुस्त करो, ठीक करो। और दोस्तों ये लेकर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो लक्ष्मीकांत नाम की किताब आप पढ़ते पॉलिटी में, उसकी शुरुआत यहां से होती है, अगर आपने कभी किताब को देखा हो तो। और जो आप तक पढ़ रहे थे वो आप यहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करता तो आप इस चीज को रटते, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी बात को कक्षाओं में रटे, आप चीजों को क्या करें, आप चीजों को समझें। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कारण क्या था, नाम क्या लिखिए, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने वाला एक्ट दोस्तों। रेगुलेट करने के लिए किसको करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने ये करना चाहिए भारत में। और दोस्तों वारन हॉस्टिंग ने आके 72 में इस द्वैध शासन को समाप्त किया, द्वैध शासन को क्या किया दोस्तों, द्वैध शासन को समाप्त किया, और यहां से दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेगुलेट दोस्तों किया जाएगा, इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक मेरे साथ पहुंचे होंगे। लक्ष्मीकांत की यहां से शुरू होती है और आप कहां से लेकर आ रहे हैं, आप 1600 से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। तो ये अंतर है दोस्तों समझने का और रखने का। अब ये एक्ट शुरू कर देता तो उसके अलावा पढ़ते, अब रटेंगे नहीं। अब दोस्तों हर एक्ट को क्या है वो